इधर श्रेया, जिसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था, कंफ्यूज होकर दीवान विला में इधर से उधर घूम रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना सवाल किससे करे। अगर वो विराज से कुछ कहती तो विराज बात को टाल देता। श्रेया जानती थी विराज उसको ऐसा कुछ नहीं बताएगा जिससे उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आए। इसीलिए विराज तो श्रेया को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला था, और यही हाल रेयांश का भी था। अब श्रेया इसी तरह कंफ्यूज होकर इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नजर राजवीर पर जाती है। राजवीर को देखते ही श्रेया की आंखों में चमक आ जाती है। श्रेया ने खुद से कहा, वैसे ये अंतरा जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन शायद मेरे काम आ सकता है। वैसे भी मुझे शक है कि ये भी नॉर्मल इंसान नहीं है। श्रेया राजवीर की तरफ बढ़ जाती है। राजवीर श्रेया को अपनी तरफ आते देखता है। श्रेया के चेहरे पर आज एक अलग ही स्माइल थी, जिसे देखकर राजवीर को दाल में कुछ काला लगने लगता है। श्रेया राजवीर के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाय राजवीर, कैसे हो? राजवीर पीछे जाते हुए बोला, देखो श्रेया, अगर अभी तुम्हारे दिमाग में कोई खुराफात चल रही है तो तुम मुझसे दूर रहो। मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए राजवीर अपनी व्हीलचेयर दूसरी तरफ घुमा लेता है, लेकिन श्रेया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगी? राजवीर जवाब देता है, मुझे तुम्हारी स्माइल से डर लगता है। हर बार तुम्हारी स्माइल का सिर्फ एक ही मतलब होता है, डेंजर। श्रेया घूरकर राजवीर को देखती है। राजवीर को सबसे ज्यादा डर श्रेया के मूड स्विंग से ही लगता था। जब उसका मूड सही नहीं होता था, तभी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव होती थी। अब राजवीर श्रेया को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा चलो ठीक है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम था? श्रेया राजवीर की तरफ झुकती है और धीमी आवाज में कहती है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें दूसरे लोगों से अलग लगती हूँ? राजवीर फौरन उसे देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, तुम सबसे अलग हो। तुम इस दुनिया में वन पीस हो। श्रेया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं उस सेंस में नहीं कह रही हूँ। मुझे लगता है कि श्रेया इतना ही कह पाई थी कि तभी राजवीर का मोबाइल बजने लगता है। राजवीर फोन उठाकर कहता है, हेलो। अब जैसे जैसे राजवीर मोबाइल में दूसरी तरफ की बात सुन रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा सीरियस होता जा रहा था। फोन कट करने के बाद राजवीर खुद को थोड़ा काम डाउन करते हुए श्रेया से कहता है, श्रेया, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे निकलना होगा। श्रेया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैं। राजवीर उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ, ठीक है? फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए राजवीर अपनी व्हील चेयर घुमाता है और वहां से चला जाता है। श्रेया इरिटेट हो चुकी थी। वो गुस्से से अपना पैर पटकती है और फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वंश अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है। वंश देखता है कि उसके फोन में एक मैसेज आया था। वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप था। जैसे ही वंश उस वीडियो को ओपन करके देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ये विशिंग वेल के पास का फुटेज था, जहां कृतांत की लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही वंश की नजर कृतांत के चेहरे पर जाती है, वो शॉक्ड रह जाता है। तभी वंश का फोन बजता है। वंश फौरन फोन उठाकर बोला, क्या ये सच है? वंश की आंखों में इस वक्त डर था। फोन से आवाज आती है, यस सर, कल रात इसी की मौत हुई है। इतना सुनकर वंश फौरन कॉल कट कर देता है। इस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी तो थी ही, लेकिन साथ ही उसकी आंखें भी नम हो गई थी। अगले ही पल उसकी दाईं आंख से आंसू की एक बूंद नीचे गिर जाती है और वो गुस्से में कहता है, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इधर फॉरेंसिक लैब में रितिका कृतांत की डेड बॉडी के पास खड़ी थी। उसके सामने फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर्स थे।
रितिका उनसे सवाल करती है, क्या इसकी मौत भी उसी तरह से हुई है जैसे पिछली दो मौतें हुई थी? उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, यस मैम, इसे भी बिल्कुल उसी तरह से मारा गया है। लेकिन ये कहते हुए डॉक्टर खामोश हो जाता है। रितिका कहती है, लेकिन क्या? डॉक्टर जवाब देता है, इसकी हालत उन लाशों से ज्यादा खराब है। इसे बहुत बेदर्दी से मारा गया है। डॉक्टर कुछ फोटोज रितिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इन्हें ध्यान से देखिए। बाकी लाशों की सिर्फ गर्दन पर नाखून के निशान मिले थे, लेकिन इसकी पूरी बॉडी पर नोचने के निशान हैं। ऐसा लग रहा है इसे जानबूझकर बहुत तड़पा तड़पा कर मारा गया है। समझ नहीं आता कि ऐसा कौन कर सकता है। देखने में तो ये निशान किसी जानवर के लग रहे हैं, लेकिन ये हरकत किसी जानवर की नहीं हो सकती। रितिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, इसका पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा? डॉक्टर जवाब देता है, मैम, आज शाम तक काम हो जाएगा। रितिका हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर वो सभी उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। रितिका ने बाहर खड़े कांस्टेबल से कहा, इस लाश पर नजर रखना। कांस्टेबल हाँ में अपना सिर हिलाता है और रितिका वहां से चली जाती है। वो कांस्टेबल लैब के उस कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो किसी को भी कमरे के अंदर जाने नहीं दे रहा था। रितिका को शहर में आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके काम करने के तरीके से सभी वाकिफ थे। सभी उससे डरते थे, इसीलिए कांस्टेबल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हालांकि कांस्टेबल को वहां थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि शिमला में होने वाले इस इंसिडेंट से वो अच्छी तरह वाकिफ था। तभी अचानक वहां की लाइट जलने बुझने लगती है। ऐसा होने पर कांस्टेबल का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो घबराते हुए अपने आसपास देखने लगता है। वो घबराते हुए खुद से बोला, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं इस रितिका मैडम के चक्कर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। तभी अचानक उस कांस्टेबल को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो घबराते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है। कांस्टेबल देख भी नहीं पाया था कि उसके पीछे कोई है या नहीं। उसने डरते हुए कहा, कौन है? कौन है यहाँ पर? तभी अचानक लाइट जल जाती है और उसे अपने सामने कोई खड़ा दिखता है, लेकिन अगले ही पल लाइट फिर से बुझ जाती है। कांस्टेबल घबराते हुए पीछे जाता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में लाइट फिर से जलने बुझने लगती है। अब वो कांस्टेबल बुरी तरह से डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पता नहीं वहां कोई इंसान था या कुछ और। ये सब देखकर वो कांस्टेबल डर के मारे तेजी से वहां से भागने लगता है। कुछ ही देर में भागते हुए वो एक इंसान से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो इंसान और कोई नहीं, रितिका थी। रितिका डेड बॉडी को चेक करने के लिए वहां आई थी। कांस्टेबल को इस हालत में देखकर रितिका ने कहा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतना डरे हुए क्यों हो? कांस्टेबल उठकर खड़ा हुआ और घबराते हुए बोला, मैडम, वो वहाँ कोई था। रितिका गुस्से में बोली, क्या मतलब? इसलिए तो तुम्हें रखा गया था, ये देखने के लिए कि उस लाश के पास कोई ना पहुंचे। कांस्टेबल रितिका को समझाने की कोशिश करता है, मैडम, वहाँ कोई आदमी नहीं, कुछ और था। रितिका इरिटेट होकर बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी मेरे साथ आओ। रितिका का ऑर्डर सुनकर कांस्टेबल ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आपको मुझे नौकरी से निकलवाना है तो अभी निकलवा दीजिए, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए कांस्टेबल वहां से भाग जाता है। रितिका गुस्से से उसे जाते हुए देखती है और फिर लैब के उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो उस दरवाजे के सामने ही पहुंची थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। रितिका पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वहां लाइट का जलना बुझना बंद हो चुका था। रितिका फौरन दरवाजा खोलकर अंदर आती है। अंदर जाकर वो जो देखती है, उसका दिमाग हिल जाता है। जिस स्ट्रेचर पर कुछ देर पहले कृतांत की बॉडी रखी हुई थी, अब वो खाली था। इधर अंतरा दीवान विला के लिविंग एरिया में बैठी थी। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी।
तभी फोन पर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आता है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि शिमला की लैब से एक डेड बॉडी गायब हो गई है। ये वही डेड बॉडी थी जिसकी कल रात मौत हुई थी। उस न्यूज को देखकर अंतरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे। अंतरा ये देख ही रही थी कि तभी वहां विराज आ जाता है। विराज इस वक्त कुछ परेशान सा लग रहा था। अंतरा अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए बोली, कहाँ है वो लाश? विराज किसी उलझन में जवाब देता है, वो फॉरेंसिक लैब से गायब हो गई। अंतरा ने आगे कहा, हाँ, मैंने अभी न्यूज पर देखा। ये तुम ही ने किया ना? विराज ना में अपना सिर हिला देता है, नहीं, मैं ऐसा करने वाला था, लेकिन मुझसे पहले किसी और ने कर दिया। ये सुनकर अंतरा चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उस लाश को विराज ने गायब नहीं किया तो फिर किसने किया। अंतरा कुछ देर सोचने के बाद बोली, क्या ये काम रियांश का है? विराज ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक इंसान है जिस पर मुझे शक है। अंतरा क्यूरियस होकर पूछती है, कौन? विराज जवाब देता है, वंश रायजादा। वहीं रायजादा मैंशन के एक कमरे में कृतांत की लाश पड़ी हुई थी। वंश उस बॉडी के सामने खड़ा उसे एक टक देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और अफसोस एक साथ था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से को आंखों में समेटे खड़ा हो। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और किसी की आहट सुनाई देती है। वंश बिना पीछे मुड़े संजीदगी के साथ बोला, इस बार हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पीछे से सोनिया की आवाज सुनाई देती है, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो चुका है। वंश अब अपनी मुट्ठी कस लेता है और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, मॉम, ये नहीं होना चाहिए था। उसने इसे मार दिया, वो भी इतनी तकलीफ देकर। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सोनिया चलकर कृतांत की डेड बॉडी के पास आती है और उसे देखते हुए कहती है, अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। तुम जानते हो हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वंश ने नाराजगी के साथ कहा, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं इसे वैसी जिंदगी नहीं देना चाहता। अब हमें इसे जाने देना होगा। सोनिया गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, ये उनका एक ताकतवर हथियार है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, फिर ये वापस ठीक हो जाएगा, भले ही इसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। वंश ने सोनिया को समझाने की कोशिश की, मॉम, ये मर चुका है। सोनिया एक डेविल स्माइल के साथ बोली, इसका दिल पहले भी नहीं धड़कता था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अभी तक इसका शरीर खराब नहीं हुआ है। ये उनका हथियार है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब तुम बस इसे मेरे हवाले कर दो। वंश सोनिया को कोई जवाब नहीं देता। वो बस एक टक कृतांत को देखता रहता है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। वंश के वहां से जाने के बाद सोनिया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो कहती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे अगेंस्ट नहीं जा पाओगे। आखिर हो तो तुम मेरे ही बेटे। आखिर क्या करने वाली है सोनिया रायजादा कृतांत के साथ और उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शाम का वक्त था। श्रेया परेशान होकर अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। कल से उसे किसी ने भी अटेंशन नहीं दिया था। उसे सबसे बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। श्रेया को उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर विराज पर। उसने उसे अंतरा से बात करने नहीं दिया था। श्रेया अपना फोन निकालती है और समीर को कॉल करती है। फोन से समीर की आवाज आती है, हाँ श्रेया। श्रेया गुस्से में बोली, तुम लोग शिमला कब तक वापस आ जाओगे? समीर ने जवाब दिया,
यार मेरे ख्याल से हमें वापस आने में कल शाम हो जाएगी। श्रेया चिढ़कर कहती है, तुम लोग कल मेरे साथ रुके क्यों नहीं थे? समीर कुछ कहने ही वाला होता है कि श्रेया गुस्से में फोन काट देती है। श्रेया इरिटेट होकर खुद से बोली, ठीक है, यहाँ तो कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर उन बाबा को ही ढूंढती हूँ। उन्हीं से पूछ लूंगी कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। मुझे उसी रात थोड़ा प्रेशर देकर उनसे पूछ लेना चाहिए था। मुझे यकीन है वो मुझे मेरे सवालों के जवाब जरूर देंगे। ये सब सोचते हुए अचानक श्रेया के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ जाती है। लेकिन मैं रात को घर से बाहर कैसे निकलूंगी? आज तो समीर और राहुल भी यहाँ नहीं है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इतना कहकर श्रेया फिर से सोच में डूब जाती है। रात के 9 बज रहे थे। विराज और अंतरा अब तक घर नहीं आए थे और रेयांश का भी कुछ अता पता नहीं था। घर में सिर्फ राजवीर था। ये श्रेया के लिए घर से भागने का सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि राजवीर श्रेया पर उतनी पाबंदी नहीं लगाता था। मौका मिलते ही श्रेया चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और उसी तरफ जाने लगती है जिस तरफ उस रात वो अघोरियों से मिले थे। छुपकर निकलने की वजह से श्रेया अपने साथ गाड़ी भी नहीं ला पाई थी और उसे पैदल ही चलकर जाना पड़ रहा था। श्रेया आसपास ऑटो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात के 9 बजे शिमला में कोई भी ऑटो नहीं चलती थी। वहां होने वाली मौतों की वजह से लोगों के साथ ऑटो वाले भी डरे हुए थे। श्रेया इरिटेट होकर खुद से बोली, आखिर यहाँ के लोग इतने डरपोक क्यों हैं? क्या सब मेरी तरह बहादुर नहीं हो सकते? देखो, शहर में मौतें हो रही हैं, फिर भी मैं अकेले बाहर निकल गई। अघोरी बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, मैं सचमुच सबसे अलग हूँ। श्रेया चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। 1 घंटा वॉक करने के बाद वो जंगल के उसी कोने पर पहुंचती है जहां उसे अघोरी बाबा मिले थे। अब रात के 10 बज चुके थे और वहां पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। श्रेया ने उस गुफा के आसपास देखते हुए खुद से कहा, क्या लगता है वो आज भी यहाँ होंगे? श्रेया के मन में अब डाउट था। वो गुफा की तरफ देखती है। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था, इसीलिए वो मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से आगे बढ़ जाती है। अब उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। लेकिन श्रेया ने सोच लिया था कि उसे अपने सवालों के जवाब किसी भी कीमत पर चाहिए। वो आगे बढ़ते हुए गुफा के सामने पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर आवाज लगाती है, बाबा, क्या आप यहीं हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आती। श्रेया फिर से चिल्लाई, बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उस दिन आपने मुझे आधी अधूरी बात बताई थी, मुझे पूरी बात जाननी है। इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। श्रेया उदास हो जाती है और खुद से कहती है, लगता है यहाँ भी मेरा काम नहीं बन पाएगा। ये कहकर श्रेया जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपने चेहरे के सामने एक अजीब सा काला धुआं दिखता है। अब श्रेया की चीख निकल जाती है और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। श्रेया अपने सामने का नजारा देखकर बुरी तरह हैरान थी। इस वक्त उसके सामने वही काला धुआं था। श्रेया डरते हुए पीछे जाने लगती है। वो हकलाते हुए बोली, तुम कौन हो? सामने से एक आदमी की आवाज आती है, क्या तुम वही हो जिसकी वजह से यहाँ ये सब शुरू हुआ है? श्रेया को ये बात समझ नहीं आती। वो पीछे जाती हुई बोली, देखो, मुझे जाने दो, मैं बस यहाँ कुछ काम से आई थी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जैसे जैसे श्रेया पीछे जा रही थी, वैसे वैसे वो काला धुआं उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। अचानक वो धुआं श्रेया के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है। श्रेया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। अब वो काला धुआं श्रेया की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है। वहां फिर से एक आवाज आती है, आखिर तुम हो क्या चीज? एक पल को तुम्हारे पास ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति तुम्हारे अंदर है, और अगले ही पल लगता है कि तुम साधारण इंसान हो। ये कैसे मुमकिन है? लगता है कोई है जो तुम्हारे अंदर की शक्तियों को बाहर आने से रोक रहा है। श्रेया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वो इस वक्त बस बुरी तरह से डरी हुई थी और उसने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। श्रेया घबराते हुए भगवान को याद करने लगती है। वो डरते हुए अपने मन में बोली, हे भगवान, बस इस बार मुझे बचा लो। मैं अगली बार पक्का ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं कभी अकेले नहीं निकलूंगी। वैसे तो ये प्रॉमिस मैं हर बार करती हूँ, लेकिन इस बार मैं पक्का पूरा करूंगी। मुझे तो अभी हनुमान चालीसा भी याद नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूं? श्रेया बुरी तरह से डर गई थी। अब उसके माथे से पसीना बह रहा था। वो घबराते हुए उस काले धुएं से बोली, देखो, आप जो भी हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सच में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे बस अपने बारे में कुछ जानना था, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। मैं तो वो श्रेया ये कह ही रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया को याद नहीं आ रहा था कि ये आवाज उसने कहाँ सुनी थी। वो फौरन अपनी आंखें खोलती है और सामने देखकर शांत हो जाती है। सामने नैना खड़ी थी, जो उसे नाराजगी के साथ देख रही थी। नैना को देखकर श्रेया चौंक जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। अब वो काला धुआं वहां पर नहीं था। श्रेया फौरन उठती है और नैना के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। श्रेया के ऐसा करने पर भी नैना के एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं आता। वो अब भी नाराज ही लग रही थी। श्रेया नैना से अलग होकर कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज तुमने मुझे फिर से बचा लिया। नैना गुस्से में बोली, श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही थी? श्रेया जवाब देती है, वो मैं यहाँ एक अघोरी बाबा से मिलने आई थी, लेकिन तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक अजीब सी चीज देखी। नैना ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि ऐसी लापरवाही मत करना। श्रेया को अब एहसास होता है कि नैना उससे नाराज है। वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, तुमने कहा तो था, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करती? मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हें पता है, पिछली बार मुझे यहाँ एक अघोरी बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे मेरे बारे में कई बातें बताई थी। मैं यहाँ बस उन्हें ही ढूंढ रही थी। नैना अपने चारों तरफ देखती है, पर वहां कोई भी नहीं था। अगले ही पल वो श्रेया का हाथ पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, और अगली बार तुम्हारे मन में जो भी सवाल हो मुझसे पूछना, मैं उसका जवाब दूंगी। श्रेया ने हैरान होकर कहा, क्या सच में? नैना हाँ में अपना सिर हिलाती है और श्रेया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। अब श्रेया और नैना शिमला के जंगल के बीच चल रहे थे। श्रेया लगातार नैना से बातें कर रही थी, लेकिन नैना बस हाँ में सिर हिला रही थी। वो इस वक्त काफी सीरियस थी और चलते हुए बार बार अपने आसपास देख रही थी। श्रेया नैना से कहती है, नैना, मुझे एक बात बताओ, जब तुम मेरे पास आई तो तुमने क्या देखा? नैना इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अब श्रेया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए बोली, बताओ ना, तुम वहां जंगल में मेरे पास आई तो तुमने क्या देखा? अब नैना उस वक्त में चली जाती है जब उसने जंगल में श्रेया को देखा था। वहां काले धुएं के आने पर श्रेया जोर से चीखती है और श्रेया के चीखते ही नैना वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि श्रेया जमीन पर पड़ी है और उसके सामने वो काला धुआं मंडरा रहा है। श्रेया ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। नैना गुस्से में उस काले धुएं से बोली, इसी वक्त उसे छोड़ दो। ये कहते हुए नैना की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें चमक रही हों। अगले ही पल वो काला धुआं श्रेया से पीछे हटकर नैना के सामने आ जाता है। नैना गुस्से से उस काले धुएं को देख रही थी। वो कहती है, श्रेया मेरी है, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। काले धुएं से गुर्राने की आवाज आई, इससे हर कोई चाहता है, लेकिन मैं आज इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब नैना गुस्से से अपने दांत पीसने लगती है।
वो अपनी गर्दन दाईं तरफ झुकाते हुए बोली, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। अब नैना के चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी घूम रही थी। उस काले धुएं से आवाज आई, इस लड़की को तो मैं अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा, लेकिन इस वक्त मेरा तुमसे उलझने का कोई इरादा नहीं है। हम जल्द ही मिलेंगे। इतना कहकर वो काला धुआं वहां से गायब हो जाता है। ये सब सोचते हुए नैना प्रेजेंट में आ जाती है। वो देखती है कि श्रेया उसके कंधे को पकड़कर हिला रही थी और बार बार यही सवाल पूछ रही थी। नैना जवाब देती है, मैंने क्या देखा? तुम बस जमीन पर पड़ी हुई थी और तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वैसे तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? वहां तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। श्रेया सवाल करती है, तो क्या तुमने उस भयानक काले धुएं को नहीं देखा जो मेरे चेहरे के इतने पास था? ये कहते हुए श्रेया अपना हाथ चेहरे के बिल्कुल पास ले आती है। नैना श्रेया की बात नकारते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं था। तुम बस जमीन पर पड़ी थी। हो सकता है तुम जंगल में धुंध जैसी कोई चीज देखकर डर गई हो और तुम्हें वो काला धुआं लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। श्रेया इरिटेट होकर बोली, मुझे समझ नहीं आता, आखिर कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैंने कहा ना, वहां एक अजीब सा काला धुआं था। मुझे लगा जैसे वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम सही टाइम पे नहीं आती तो शायद वो सच में मुझे मार देता। नैना ने सरकास्टिक टोन में कहा, मुझे लगता है तुम्हें हॉरर स्टोरीज लिखनी चाहिए। शायद तुम काफी अच्छी कहानियां बना सकती हो। श्रेया गुस्से में बोली, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। मेरे साथ सच में ऐसा हुआ था। नैना श्रेया की बातों पर ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर बढ़ने के बाद नैना श्रेया से कहती है, देखो, तुम अपना ध्यान रखना, अब मुझे जाना होगा। श्रेया चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। वो कंफ्यूज होकर नैना से बोली, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? नैना जवाब देती है, जंगल के बीच से मेरे घर के लिए एक शॉर्टकट पड़ता है, इसलिए मुझे यहीं से निकलना होगा। नैना की बात सुनकर श्रेया उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम पागल हो क्या? इस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और तुम्हें पता है, आजकल तो ऐसी खबर फैली है कि कोई आत्मा यहाँ लोगों को मार रही है। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कल सुबह मैं विराज भाई से कहकर तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगी। अब नैना हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मुझे अभी निकलना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर नैना जंगल के अंदर चली जाती है। श्रेया कुछ कदम नैना का पीछा करती है, लेकिन नैना कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो देखते ही देखते जंगल में कहीं गायब हो जाती है। क्यों नैना से डर गया वो काला साया? और हर बार कैसे बचा लेती है नैना श्रेया की जान? क्या काला साया फिर से करेगा श्रेया पर हमला? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेयांश की आंखें सिकुड़ जाती हैं। श्रेया भी अब नर्वस हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी उसके पास रेयांश को देने के लिए कोई जवाब नहीं है कि वो इतनी रात बाहर क्यों गई थी। रेयांश चलकर वंश और श्रेया के पास आता है। श्रेया नर्वसनेस से रेयांश से अपनी नजरें चुराने लगती है। वंश रेयांश को विश करता है, हेलो मिस्टर सिंघानिया। रेयांश सिर्फ अपना सिर हिलाता है और श्रेया की तरफ देखकर कहता है, तुम इतनी लेट कहाँ से आ रही हो? श्रेया कोई जवाब नहीं देती। वो सोचने की कोशिश कर रही थी कि रेयांश से क्या कहे। श्रेया को ऐसे देखकर वंश श्रेया की परेशानी समझ जाता है और फौरन कहता है, मिस्टर सिंघानिया, एक्चुअली मैं श्रेया को डिनर पर ले गया था। हम अभी वहीं से वापस आ रहे हैं। अब रेयांश की नाराजगी थोड़ी और बढ़ जाती है, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देता। वो श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, तुम डिनर पर गई थी? श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। वंश को अब वहाँ काफी ऑकवर्ड लग रहा था। वो श्रेया से कहता है, ओके श्रेया, अब मैं चलता हूँ, हम फिर मिलेंगे। ये कहकर वंश वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मिस्टर रायजादा। वो आवाज सुनकर वंश के कदम रुक जाते हैं। वो आवाज
विराज की थी। विराज चलकर उनके पास आता है और कहता है, आप यहाँ इस वक्त? श्रेया फौरन वंश की बात दोहराती है, हाँ, हम लोग साथ में डिनर के लिए गए थे। विराज ने आगे कहा, मिस्टर रायजादा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप कुछ देर के लिए अंदर आ सकते हैं? वंश विराज को मना नहीं कर पाता और विराज के साथ विला के अंदर चला जाता है। इधर श्रेया और रेयांश घर के बाहर खड़े थे। रेयांश अब भी श्रेया को घूर कर देख रहा था और श्रेया वहां खामोशी से खड़ी कुछ सोच रही थी। वो बस वहां से भागने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। तभी रेयांश श्रेया की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम मेरी बात ध्यान से। रेयांश इतना ही कह पाया था कि श्रेया उसकी बात काटते हुए कहती है, अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे राजवीर से बहुत जरूरी काम था। अपनी बात पूरी करके श्रेया भागते हुए दीवान विला के अंदर चली जाती है। रेयांश ने नाराजगी से श्रेया को देखते हुए कहा, सच में इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। इसे समझ क्यों नहीं आता कि वंश रायजादा सही इंसान नहीं है, फिर भी हर वक्त उसके साथ रहती है। मुझे तो शुरू से ही इस पर शक है। कुछ देर खामोश रहने के बाद रेयांश खुद से बोला, लेकिन मुझे इससे क्या? इसे जिसके पास जाना है उसके पास जाए। ये मुझसे जितना ज्यादा दूर रहे, मेरे लिए उतना ही अच्छा है। रेयांश ये बातें कह तो रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई और ही बात चल रही थी। जब भी वो श्रेया और वंश को एक साथ देखता था, उसे बहुत तेज गुस्सा आता था। रेयांश कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर विला के अंदर जाने लगता है। लिविंग एरिया में पहुंचकर वो देखता है कि वंश तेजी से नीचे आ रहा था। वंश का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह की नाराजगी साफ दिख रही थी। वंश एक नजर रेयांश को देखता है और फिर उसके बगल से होते हुए गुजर जाता है। कुछ देर बाद वंश की कार शिमला की सड़क पर बहुत तेजी से चल रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही बात चल रही थी जो कुछ देर पहले उसकी और विराज के बीच हुई थी। उस बात को याद करते हुए वंश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और गुस्से के साथ साथ उसके कार की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद वंश अचानक से कार की ब्रेक लगा देता है। अब उसकी आंखें बिल्कुल शांत और चेहरा हैरान हो गया था। उसे अचानक से वो पल याद आता है जब वो रेयांश के बगल से गुजरा था और वंश उसी पल में चला जाता है। वंश को याद आता है कि जब वो रेयांश के बगल से गुजरा था तो रेयांश की जैकेट पर एक चमगादड़ का निशान था। ये वही निशान था जो वंश ने उस रात सीसीटीवी फुटेज में देखा था, जब रायजादा मेंशन से उस शैतान को आजाद किया गया था। अब वंश की पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है और वो गुस्से में कहता है, रेयांश सिंघानिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद वंश की कार रायजादा मेंशन के सामने आकर रुकती है। वंश कार से बाहर निकलकर तेजी से मेंशन के अंदर जाता है। वो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। वो सीधे अपने रूम की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी उसे एक सख्त आवाज सुनाई देती है, वंश। वो आवाज सोनिया की थी। वो आवाज सुनकर वंश के कदम रुक जाते हैं और उसकी मुट्ठी कस जाती है। वंश का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन नहीं कर पा रहा हो। उसे फिर से सोनिया की आवाज सुनाई देती है, मैंने तुम्हें पहले भी इस लड़की से दूर रहने के लिए कहा था ना, लेकिन फिर भी आज तुम मुझसे मिले, और यही नहीं, तुम दीवान विला भी गए थे। वंश वहीं खामोशी से खड़ा था। वो सोनिया की तरफ मुड़ भी नहीं रहा था। वंश की खामोशी देखकर सोनिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब वो चलकर वंश के सामने आ जाती है। सोनिया आगे कहती है, आज तुम इस तरह से खामोश नहीं रह सकते। तुम्हें जवाब देना ही होगा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम उस बेवकूफ लड़की के चक्कर में हमारे और उनके मकसद को बर्बाद करना चाहते हो? क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो गई है? वंश अभी भी खामोशी से सिर झुकाए हुए खड़ा था। सोनिया की तेज आवाज सुनकर नताशा भी नीचे आ जाती है। वो सोनिया को वंश पर चिल्लाते देख कहती है,
मॉम क्या हुआ? आप भाई पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सोनिया बोली, तुम इससे ही क्यों नहीं पूछती? नताशा एक नजर वंश को देखती है। उसे देखते ही नताशा को समझ आ जाता है कि वंश ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया है। नताशा सोनिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, मॉम, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। अभी काफी रात हो गई है, भाई को आराम करने दो। सोनिया ने नताशा को पीछे पुश करते हुए कहा, तुम बीच में आने की कोशिश भी मत करना। ये मेरे और वंश के बीच की बात है। ऐसा कहते हुए सोनिया की आंखों की पुतलियां एक पल के लिए सफेद होकर फिर से काली हो जाती है। ये देखकर नताशा घबरा जाती है। वो जानती थी कि सोनिया कितनी पावरफुल है, इसीलिए वो चाहकर भी आगे कुछ नहीं कह पाती। सोनिया फिर से वंश से पूछती है, अब तुम मुझे बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? वंश अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए शांत लहजे में बोला, मॉम, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे श्रेया रास्ते में मिल गई थी, मैं बस उसे ड्रॉप करने गया था। आप जानती हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो आपको नापसंद हो। सोनिया गुस्से में चिल्लाई, तुम इस वक्त बिल्कुल वही कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं उस लड़की को मार डालूं जिससे ये कहानी ही खत्म हो जाए? अब वंश अपनी मुट्ठी जोर से कस लेता है और कामली कहता है, मॉम, मैंने कहा ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। आप प्लीज शांत हो जाओ। सोनिया और भी गुस्से में बोली, नहीं, इस बार नहीं। मैं आज ही उस लड़की का खेल खत्म कर दूंगी। उस लड़की की वजह से। सोनिया इतना ही कह पाई थी, तभी किसी की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है और वहां बिल्कुल खामोशी छा जाती है। अब सोनिया की गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी और वंश उसे हैवानियत के साथ देख रहा था। वंश ने सोनिया की गर्दन तोड़ दी थी। अगले ही पल सोनिया की बॉडी नीचे जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वंश गुस्से में सोनिया की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। वंश के हाथ से एक अजीब सा काला धुआं निकलता है जो सोनिया की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है। उसके ऐसा करने पर सोनिया की बॉडी ऐसे पिघलने लगती है जैसे उस पर किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया हो। देखते ही देखते वहां कुछ भी नहीं बचता। वंश उस जगह को देखते हुए गुस्से में कहता है, हाँ, आपने ठीक कहा था। श्रेया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बात पूरी करके वंश वहां से चला जाता है और नताशा वहां शॉक्ड खड़ी ये सब देखती रह जाती है। क्या है वंश की हकीकत? क्या वंश सच में श्रेया से प्यार करने लगा है या वही श्रेया के लिए है सबसे बड़ा खतरा? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
Shakedown.